आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है केमफैक्ट एजुकेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने 2 लेक्चर देखे हैं जिसमें हम बेसिक बात अब जो पता कर चुके हैं वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 1 मोल लिख रहा हूं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज Na पार्टिकल की बात कर रहा हूं। Na क्या है? एवोगेड्रा नंबर है जिसकी वैल्यू भी अब मुझे पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये वैल्यू होगी। कहां से आई है ये वैल्यू? ये आई है आपके AMU और ग्राम के रिलेशन से। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि ये वैल्यू AMU और ग्राम के रिलेशन से आती है। पार्टिकल क्या है? पार्टिकल आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी अगर इस वैल्यू के साथ आया है इसका मतलब मैं उसे 1 मोल बोल सकता हूं। और इन सब पार्टिकल का मास जो होगा, इन सब पार्टिकल का मास जो होगा उसके लिए हमने डिफाइन करा है मोलर मास। मोलर मास क्या है? 1 मोल पार्टिकल का मास मोलर मास होगा। स्पेसिफिकली अगर वो पार्टिकल एटम हुए तो उन्हें वो इसके मास को बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और अगर स्पेसिफिकली ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो जाएं तो उन्हें बोला जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएं तो बोला जाएगा मास को ग्राम मोलिकुलर मास। इतनी सारी बातें हम लास्ट 2 लेक्चर में कर चुके हैं, एक एक बात को समझ चुके हैं। हमने एटॉमिक मास देखा, हमने मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना सीखा कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है तो उसका मोलिकुलर मास क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट एक एक एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो, आपके पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे? आज दोनों को कंबाइन करेंगे। हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे। मान लो 50 ग्राम मेरे पास मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम का मास कितना होगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम की स्टडी करनी है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? वो होगा एटॉमिक एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की बातें करेंगे, पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर एटम की बातें करेंगे। तो इसको आपको समझना है। एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि अगर 36 ग्राम ग्लूकोज मेरे पास है, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन कि मोल्स कितने होंगे, बहुत आसानी से आप पता कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है आपसे कि ईच टाइप एटम बताइए, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, मतलब कार्बन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। ये सारी बातें आज मुझे आप बता दीजिए। तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत बेसिक चीज है, समझने की कोशिश करना कि अगर मैं ग्लूकोज लिख रहा हूं यहां पे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो एक ग्लूकोज मेरे पास है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मेरे पास है। तो आप यहां से साफ साफ समझ चुके हो कि मेरे पास 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। और अगर मैं इस बात को मल्टीप्लाई कर दूं Na से, इसको मल्टीप्लाई कर दूं Na से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं Na से, तो दोनों चीज इक्वल रहनी चाहिए। अरे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास अगर 6 कार्बन एटम है, ये बात सही है, तो इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो आप बोल सकते हो NaC6H12O6। मतलब क्या हुआ? 1 मोल ग्लूकोज। Na का मतलब क्या है? Na का साफ साफ मतलब ही 1 मोल होता है। तो 1 मोल ग्लूकोज है तो यहां पे भी आपने Na से मल्टीप्लाई करा है, दैट इज 6 Na कार्बन। तो यहां पे आपके कितने मोल हो चुके हैं? 6 मोल हो चुके हैं। तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल ग्लूकोज के पास, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर आपके 6 मोल कार्बन के प्रेजेंट होंगे। तो यहां से आप समझे क्या हो कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं, मॉलिक्यूल के 1 मोल के पास उतने ही मोल एटम होंगे।
एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है, मॉलिक्यूल के मोल के पास उतने ही मोल एटम होंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, तो एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम होंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, तो मैं यहां पे इसे हटा दूं ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 हाइड्रोजन एटम, मोल से मल्टीप्लाई करा तो ये तो 1 मोल बन गया, ये 1 मोल बन गया, तो 6 की जगह यहां पे क्या लिख दूं, यहां पे क्या लिख दूं 12 Na हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोल सकते हैं 12 मोल। तो अगर एक मॉलिक्यूल के पास 12 हाइड्रोजन है, तो एक मोल ग्लूकोज के पास, एक मोल मॉलिक्यूल के पास 12 मोल हाइड्रोजन होंगे। ये आपको समझना है। एक मॉलिक्यूल देखो, उसके बाद आप मोल में कन्वर्ट करो तो वैल्यू वही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम अब समझ चुके हैं, तो अब आप समझो कि अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है। देखो कि पहले तो मेरे को बहुत सिंपल चीज पूछी है, मिट जा भाई, ये यहां से नीचे आएगा, आ गया है। चलो, हमारे पास 36 ग्राम ग्लूकोज है, तो पहला काम क्या है, मोल निकालने के लिए मैं मोलर मास कैलकुलेट करूंगा। मोलर मास में कैलकुलेट कर लूंगा, कितना आएगा मोलर मास। आप कहोगे 12 होता है कार्बन के लिए, 6 कार्बन है, 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, 12 हाइड्रोजन है, 16 होता है ऑक्सीजन के लिए, 6 ऑक्सीजन, ये 6 तुम्हारे पास ऑक्सीजन है। तो यहां पे मेरा कितना आ जाएगा, ये टोटल 180 ग्राम पर मोल। क्या आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा मोल्स। मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 36 है, मोलर मास कितना है 180 है। 18 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 आएगा, ये 10 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.2 मोल्स। क्या हो जाएगा 0.2 मोल्स। अब आपके ये क्या है 0.2 मोल है। आपसे पूछा है कि मोल के बाद मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अब आपको यहां से क्या सीखना है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास C6H12O6 के पास कितने एटम है, कितने एटम है इसमें। तो आप कहोगे एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम आपके सामने दिख रहे हैं 24 होंगे। कितने हैं 24 एटम एक मॉलिक्यूल के पास है। बट हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 0.2 मोल। कितने मॉलिक्यूल है 0.2 मोल। तो एक मॉलिक्यूल के अगर एक मॉलिक्यूल के पास अगर 24 एटम है, तो इतने सारे इतने मोल के पास कितने होंगे 0.2 Na मोल के पास कितने होंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे कि अगर 0.2 मोल मेरे पास है तो कितने ग्लूकोज है मेरे पास, कितने ग्लूकोज है मेरे पास। तो आप कहोगे एक मोल में कितने होते हैं 0.10⁻23। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होने चाहिए। वेरी गुड, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मोल से मॉलिक्यूल निकालने हैं, मोल से पार्टिकल निकालने हैं तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 0.2 मोल के पास कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मेरे पास होंगे। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, वो मेरी सिरदर्द नहीं है। इतने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे और मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं 0.2 Na ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास, एक C6H12O6 के पास 24 एटम होते हैं। एक के पास 24 है, तो 0.2 Na C6H12O6 के पास कितने होंगे, एक के पास इतने के पास कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना होता है, इतने होंगे, टोटल आपके पास आ जाएगा। सिंपल है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे बताओगे आप लोग यार, आपकी भी मजबूरी में समझ रहा हूं, कैसे बताओगे, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद क्या होगा, ईच टाइप ऑफ एटम मेरे को निकालने हैं, ईच टाइप ऑफ एटम मेरे को निकालने। तो मैंने आपको क्या समझाया था अभी, मैंने अभी आपको बोला था अगर एक C6H12O6 है तो इसके अंदर 6 कार्बन एटम है,
6 कार्बन एटम है, एक के अंदर 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब नेक्स्ट, एक के अंदर इतने, तो 0.2 मोल के अंदर कितने होंगे, 0.2 Na के अंदर कितने होंगे, अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं तो आपने अभी समझा था तो आप डायरेक्ट लगाइए ना, एक के अंदर इतने 0.2 Na के अंदर कितने होंगे, आंसर आ जाएगा 6 × 0.2 Na। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, अगर इतने मेरे पास, अगर C6H12O6 इतने मेरे पास मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऑक्सीजन के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपका ये कंप्लीट आंसर है। पहले हमने मोल्स निकाले, मोल्स है 0.2, टोटल एटम कितने आए ये आपके सामने, इंडिविजुअल एटम कितने आए ये आपके सामने। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके ऊपर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने अब ये रहे। क्या है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, आपके पास 4 क्वेश्चन है, 2 मैं करूंगा, है ना, और 2 आपके लिए होमवर्क है। तो पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इतने ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है देखिए। कौन सा पेन लूं, ये वाला लेता हूं, ये मार्क, ये रहा हमारा क्वेश्चंस का पोर्शन, ये सॉल्यूशन का पोर्शन होगा। चलिए बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इतना। तो पहले तो सबसे पहले तो आपको नंबर की बात करनी है, मास से, मास से नंबर की बात करनी है। तो क्या है, मास से मोल पे जाएंगे, मोल से नंबर पे जाएंगे। मैंने एक आपको जंक्शन बनाया था सेकंड लेक्चर में कि मोल्स, मास, मोल्स, नंबर, नंबर, मोल्स, मास, बीच में क्या पड़ता है, मोल। तो मास से पहले मोल निकालने पड़ेंगे, दैट इज मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपका गिवन मास कितना है हमें पता है, ये तो वेरी गुड पता है। मोलर मास कितना है, तो मोलर मास आपका Al2SO4 होल थ्राइस का कितना आता है, आप कैलकुलेट करिए। एल्युमिनियम के लिए कितना होगा, 27 × 2, सल्फर के लिए कितना होगा 32, ऑक्सीजन के लिए कितना होगा 16 × 4 × 3, ये आपका है। इसके बाद आप यहां से, ये क्या हो रहा है, हट गया। इसके बाद यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो होपफुली ये 342 ग्राम आएगा, इतने ग्राम पर मोल, ये आपका मोलर मास आया। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास दैट इज 34.2, मोलर मास 342, आपका आंसर आ जाएगा 1/10 दैट इज 0.1। कितने मोल्स आए, 0.1 मोल आए हैं। इसके बाद आपको मोल्स पता लग गए, अगर मोल्स पता लग गए तो मोल्स के बाद आपको नंबर पे जाना है। मोल से नंबर पे जाना आसान बात है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मोल्स पता है, मॉलिक्यूल पता करने Na से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स पता है, पार्टिकल पता करने Na से मल्टीप्लाई कर दो। बट आपसे मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम के बारे में पूछा है तो पहले पता कर लो कि अगर, क्या पता कर लो पहले, अगर आपके पास एक Al2SO4 का थ्राइस होगा तो इसका मतलब आपके पास 12 ऑक्सीजन एटम आएंगे। कितने एटम होंगे इसमें ऑक्सीजन के, 12, एक के अंदर 12 ऑक्सीजन एटम है। हमारे पास कितने मोल हैं, 0.1 मोल। अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं देन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा Na से। Na एवोगेड्रा नंबर है, वैल्यू आपको पता है, वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसकी कोई परेशानी नहीं है, वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब यहां से कितना हो जाएगा, नंबर की बात करूं तो मेरे पास 0.1 Na क्या है, मेरे पास 0.1 Na क्या है, मेरे पास ये Al2SO4 थ्राइस इनके मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन एटम है, इतने में कितने होंगे, देन व्हाट शुड आई डू, मैं यहां पे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आएगा 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। तो आपका एक स्टेप मेरे हिसाब से बढ़ गया है कि आप पहले एटम के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर एटम पता करिए, देन आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे,
ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन भी मैं ही कर दूंगा। चलिए, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3। 16 ग्राम SO3 में मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन का मास बताना है। 16 ग्राम तो मेरे पास SO3 है, ऑक्सीजन कितने ग्राम होगी उसके अंदर ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए। चलो भाई, दो तरीके हैं। पहला है हिसाब का तरीका। हिसाब क्या होता है? हिसाब वो होते हैं ना, लाला बैठ के करते हैं जो दुकानों पे। तुम्हें भी मूल कंसेप्ट में वही बनना है। तुम्हारा सपना होना चाहिए कि मैं लाला बनूंगा। SO3 अगर मेरे पास है तो यहाँ पे 32 प्लस 16 इंटू 3, ये इसका मोलर मास आएगा। बोलो, 32 प्लस 16 इंटू 3 48, दैट इज 80 ग्राम। आई थिंक 80 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। बोलो, ये आ गया 80 ग्राम। तो यहां से आप लिख सकते हो 80 ग्राम SO3 अगर मैं लेके आता हूं तो उसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन। तो 80 ग्राम में ये 48 ग्राम, देख लो इधर, 80 ग्राम में ये 48 ग्राम, 16 इंटू 3 आपके पास ऑक्सीजन है 48 ग्राम ऑक्सीजन। ये आपको समझना है। अगर 80 ग्राम में 48 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 1 ग्राम SO3 में 48 डिवाइड बाय 80 ग्राम ऑक्सीजन होगी। ये आपको समझना था। इसके बाद पूछा क्या है, पूछा है 16 ग्राम SO3। बताइए, 16 48 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहां से कैलकुलेशन कर लेना, जो आंसर आएगा वो सही होगा। कैसे आएगा, यहां पे मैं 5 कर देता हूं, 5 के बाद यहां पे 9 कर देता हूं, 9.6। तो 9.6 ग्राम आपका आंसर होगा। कैलकुलेशंस भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो सही है मेरी, है ना, मेरी मैथ बहुत अच्छी है। इसके बाद एक और तरीका है जो मैंने अभी आपको सिखाया। वो अभी मैंने क्या सिखाया, कुछ नहीं करना, इसको आप मोल्स में कर सकते हैं। मैं ऐसे क्यों मिटाता हूं जब मैं ऐसे मिटा सकता हूं? क्या आपके पास इसका आंसर है? नहीं है। होगा भी तो आप कैसे दे सकते हो? आप तो बोल ही नहीं सकते ना, कैसे लोग हो। चलो नेक्स्ट क्या है, इसको ही एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका, कुछ अलग तरीका नहीं है, बस मोल्स में अगर आप डील करोगे तो वो तरीका बन जाएगा। कैसे लिखोगे, आप कहोगे 16 ग्राम SO3 का मतलब होता है, मोलर मास इसका कितना है 80, मोलर मास है 80 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं यहां पे मोल्स की बात करता हूं, मोल्स ऑफ SO3 वो कितना आएगा, 16 डिवाइड बाय 80, दैट इज 1/5 मोल। अगर 1/5 मोल आया है देन मेरे को अच्छे से लिखना चाहिए 1/5 मोल। ये आपके समझ में है कि आपके पास कितने मोल हैं SO3 के, 1/5 मोल। अगर एक SO3 में आपके कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन एटम आपके प्रेजेंट हैं। ये भी बात आपको क्लियर है। अगर एक SO3 में इतने ऑक्सीजन एटम है तो 1/5 मोल में, 1/5 मोल में आपके 3/5 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। इस बात को कितने बच्चे समझ चुके हैं? सभी अपने हैंड्स अप करके बताइए। देखो 1 मोल SO3 में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हैं इसके मोल में कन्वर्ट करो, उधर भी मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही हुआ कि अगर आपका 1/5 मोल है तो 3/5 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो अगर आपको मोल पता लग गए हैं, अगर आपको अब मोल पता लग चुके हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। अगर मोल पता है तो मेरे को एक फॉर्मूला पता होता है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, सॉरी मोल्स कितने हैं 3/5। गिवन मास हमें पता करना है कि कितनी ऑक्सीजन है, मोलर मास 16 होता है। तो यहां से आपका आंसर आएगा 3 × 16 डिवाइड बाय 5, दैट इज 48 डिवाइड बाय 5, दैट इज 9.6 ग्राम। बताइए कैसा लगा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे कर लीजिए, आपका मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 दैट कंटेन 80 ग्राम ऑक्सीजन। अगर 80 ग्राम ऑक्सीजन है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन रिवर्स है। अभी तक आपको मॉलिक्यूल दे रहा था और उसके अंदर छुपे हुए एटम्स आपसे पूछ रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें एटम दिए हैं आपको और रिवर्स में आके आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन
ये यहाँ पे करेंगे, है ना। इसके लिए एक नया पेज है क्योंकि ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मेरे पास H2SO4 है जिसके अंदर 80 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वेरी गुड, 80 ग्राम ऑक्सीजन है, हमें भी अच्छी लग रही है। चलिए 80 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो बताइए H2SO4 का मास कितना होगा। कैसे करेंगे, हिसाब ही लगा लेते हैं, है ना। हिसाब लगा लेते हैं क्योंकि हमारा सपना था लाला बनने का। दैट इज H2SO4 का मोलर मास अगर मैं निकालूं तो वो कितना आएगा, 2 × 1 प्लस में सल्फर का 32 प्लस में 16 × 4। अब मैं इसको एक साथ लिखूंगा 34 और इसको मैं लिखूंगा 48, है ना, शायद यही हुआ। चलिए तो यहां से आपका आंसर आएगा, नहीं यहां से आपका 64 आएगा और ये आपका टोटल हो जाएगा 98 ग्राम। क्या हो जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। पर मोल मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, मेरे को लिखना चाहिए 98 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, H2SO4 का मोलर मास कितना आया, 98 आया, 98 आया। तो यहां से आप समझे क्या, यहां से आप लोगों को बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुका है ना, हिंदी देख रहे, स्पष्ट हो चुका है कि अगर 98 ग्राम H2SO4 मेरे पास है तो उसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 64 ग्राम। कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 64 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं 98 ग्राम H2SO4 में 64 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ये बात आप लिख सकते हो। चलिए अब 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो ये कितना होगा, 98 डिवाइड बाय 64, 98 डिवाइड बाय 64 ग्राम H2SO4। इसको साफ साफ क्यों नहीं लिखते हैं, H2SO4 ये आपके सामने 1 ग्राम ऑक्सीजन में इतना H2SO4 होगा, है ना। तो यहां से आप 80 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो ये कितना हो जाना चाहिए, 98 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 64। ठीक है, अगर यहां पे मैं किससे डिवाइड करूंगा, 16 से, 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जो भी यहां से करेक्ट आएगा कैलकुलेशन करके वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपसे क्या पूछ सकता है, एटॉमिक एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम, उनका कितना मास, या फिर रिवर्स में पूछ सकता है, जो कि ये क्वेश्चन था। तो ये हो गए आपके एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल पे सारे क्वेश्चन। एटॉमिक एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल के बाद अब हम चलेंगे मोल के थर्ड स्टेशन की तरफ। हमने मोल को मास के साथ रिलेट करा है, हमने मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेट करा है। अब हम लास्ट रिलेशन देखेंगे मोल का, दैट इज विद वॉल्यूम। अगर मेरे पास गैसियस एटम आ गए, गैसियस मॉलिक्यूल आ गए, तो मुझे वहां पे वॉल्यूम रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। उसको कैसे समझा जाएगा, मैं यहां पे गैसेस की बात कर रहा हूं और आप लोग सब समझ गए होंगे कि अगर गैसेस के बारे में कुछ भी जानना है तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे आपके वेरिएबल क्या है, यहां पे आप बोल रहे हो P का मतलब आप बोलोगे प्रेशर, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V आपकी क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, मोल्स, R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड लास्ट थिंग इज T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ये सारी बातें आपको पता है। बट अगर आइडियल गैस इक्वेशन में चीजों को समझना है तो इन सब की यूनिट्स भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि R की जो वैल्यू है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपने प्रेशर कौन सी यूनिट में लिया है और आपने वॉल्यूम कौन सी यूनिट में ली है। तो ये आपका कंफ्यूजन अभी मैं दूर कर देता हूं कि प्रेशर आपको अगर मेजर करना है तो प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है। तो आप बोलोगे SI यूनिट तो क्या है, पास्कल, बट मैं एक रिलेशन लिखवा रहा हूं, आप इसको देखिए और सारे जो यूनिट हैं उनके बीच में कनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि प्रेशर को आप ATM में मेजर कर सकते हो, तो 1 ATM मैंने लिखा, 1 ATM मेरा 101 325 पास्कल के इक्वल होगा, और मेरा एक बार 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल है। तो यहां से आप 5 पॉइंट पीछे चले जाओगे, दैट इज 1.01325 बार भी इसे लिखा जा सकता है, और इसको आप लोग 760 mmHg भी लिख सकते हो, और वैल्यू सेम रख के 760 रख के यहाँ पे यूनिट
टॉर भी लगा सकते हो। आज मित्र ने टॉर गड्डी वाला गाना वही वाला टॉर है यहाँ पे प्रेशर की यूनिट। ठीक है, तो ये इतनी सारी आपकी प्रेशर की यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है तो बोलोगे पास्कल। एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल आपको लेनी है। ठीक है, तो ये हुई मेरी प्रेशर की यूनिट। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे मेरी वॉल्यूम है। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, वॉल्यूम को कैसे समझूंगा, इसको आप लोग देखो। आप वॉल्यूम की यूनिट, वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन, एक्चुअल में तो मेरे को क्या बोलना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन, कि अगर आपको प्रेशर एटीएम में दे दे पास्कल में कैसे करूं, एटीएम में दे दे बार में कैसे करूं, एमएमएचजी में दे दे पास्कल में कैसे करूं, तो ये रिलेशन आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा है। सिमिलरली यहां पे वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या समझना है, सिर्फ एक लाइन समझनी है। देखो मैंने एक ही लाइन ही लिख दी है, एक लाइन आपको समझनी है, और वो लाइन क्या है, आप लोग मेरे साथ बोलोगे, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर ऊंची, लंबी, चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। तो इसे कैसे लिख सकता हूं, दैट इज 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, जो भी आपको बोलना है, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों 1 मीटर है, तो टंकी में पानी कितना आएगा, 1000 लीटर। ये हो गया आपका यूनिट कन्वर्जन खत्म। दैट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब आपको जो बचपन से यूनिट कन्वर्जन याद है, लेंथ के, वॉल्यूम में फंस जाओगे, लेंथ में तो फंसोगे नहीं। लेंथ में कैसे नहीं फंसोगे, आप बोल सकते हो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर आप ये बोल सकते हो। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि भाई इस मीटर में, ये जो मीटर है इसमें भी कितने होंगे, 10 डेसीमीटर होंगे। ठीक है, इस मीटर में भी आपके क्या होंगे, 10 डेसीमीटर होंगे, और इस वाले मीटर में भी आपके 10 डेसीमीटर होंगे। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 1000 डेसीमीटर क्यूब, और यहां से आपका ये किसके इक्वल है, 1 मीटर क्यूब को मैंने ये लिखा, और ये इक्वल था किसके, 1000 लीटर के। तो आपका क्या हो गया, आप यहां से बोल सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो आपका यूनिट कन्वर्जन खत्म हुआ। इसके बाद आप बोल सकते हो मेरा मन डेसीमीटर का नहीं है, मेरा मन सेंटीमीटर का है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, दूसरे मीटर में भी 100 सेंटीमीटर होंगे, और ऑब्वियसली तीसरे में भी 100 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मैंने इधर वाले इसको ऐसे लिख लिया, तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, इधर तो मैंने कुछ नहीं करा, लीटर वाली साइड तो मैंने कुछ नहीं करा था, तो आप बोलोगे इधर 1000 लीटर। तो सेंटीमीटर और लीटर का रिलेशन क्या आया, इधर से पावर 3 से 3 कट जाएंगी, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। आप बोल सकते हो इसे, बोलो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। आप ये भी बोल सकते हो। उसके बाद देखो इधर, आप 1 लीटर को आप 1000 ml भी लिख सकते हो, आप इसे 1000 ml भी लिख सकते हो, बोलो, है ना, दिखाई दे रहा है वो अब भी 1000 ml 1 लीटर को, और यहाँ पे 10 की, इधर भी आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक रिलेशन और लिख सकते हो। अगर मैं इसे ऊपर खिसका के थोड़ा एडजस्ट करूँ, हो गया एडजस्ट, अच्छे से हो गया। अब यहाँ से लिखा जा सकता है आपका कि आपका ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है। ये सारी आपकी यूनिट कन्वर्जन है फॉर वॉल्यूम। तो आपने कैसे समझना है, इसको कैसे याद रखना है, 1 मीटर ऊंची, लंबी, चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा, बात खत्म। बाकी तो लेंथ के कन्वर्जन है, लेंथ के कन्वर्जन तो बचपन से याद होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट हमारी क्या थी, हमें मोल्स के साथ डील करनी है। मोल्स तो किस में, मोल में ही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, आर की वैल्यू क्या होगी, और इसको मैं यहां पे समझा देता हूं। आर की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझोगे, इसको आप ऐसे समझोगे, देखो ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखो कि देखो आर की वैल्यू आप यूज करोगे, जो आपको नॉर्मल पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपकी वैल्यू होगी आर की, यूनिट के साथ मैं बोल रहा हूं। और मैं ये भी बता रहा हूं इसको कब यूज करना है, इसको जब यूज करोगे जब आपकी क्वेश्चन में एनर्जी की बात चल रही होगी।
एनर्जी से रिलेटेड कोई भी बात है, जूल से रिलेटेड कोई भी बात है एनर्जी की यूनिट, तो आपको आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज कर लेनी है। इसमें आपने प्रेशर जो यूज करा है वो पास्कल में करा होगा और वॉल्यूम जो आपने यूज करी होगी मीटर क्यूब में करी होगी। आर की वैल्यू यहां से आई है तो यहां पे आपने प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में यूज करी होगी, तो आर की वैल्यू आपकी 8.314 आएगी। इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, पहली चीज मैंने बताई। सेकेंड चीज, आप इसको आर को जूल ना लिख के लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी। क्या बोल रहा हूं, आर इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये भी आपको पता है। आर की वैल्यू आप ये भी यूज कर सकते हो, कब, जब एनर्जी की बात चल रही होगी, बट एनर्जी की यूनिट क्या होगी, कैलोरी होगी। उसके बाद थर्ड रिलेशन की तरफ आते हैं। थर्ड रिलेशन क्या, कि अगर आप क्या वॉल्यूम तो हो जाए लीटर में और प्रेशर, देखो वॉल्यूम हो जाए किसमें, मैं अच्छे से लिख देता हूं, वॉल्यूम हो जाए आपका लीटर में और प्रेशर आपका हो जाए किसमें, प्रेशर हो जाए आपका एटीएम में। किसमें हो जाए प्रेशर, एटीएम में। तो यहां पे आर की वैल्यू आप यूज करोगे 0.0821। क्या वो यूज करोगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये आपकी यूनिट होगी। बोलो इतनी बात समझ में आती है। ये सब आपको आर की यूनिट, ये सारी चीजें कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। प्रेशर का कन्वर्जन कैसे करेंगे, कौन कौन सी यूनिट होती है, पास्कल होती है, एटीएम होती है, बार होती है, एमएमएचजी होती है और लास्ट में कौन सी थी, टोर होती है। उसके बाद वॉल्यूम की कौन सी यूनिट होती है, 1 मीटर ऊंची लंबी चौड़ी पानी की टंकी, सारी यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद मोल्स तो मोल ही रहेगा और आर की ये सारी वैल्यू आपको पता हो। जैसे देखो एनर्जी आर की ये वैल्यू कब यूज करते हैं एनर्जी में, तो काइनेटिक्स में जब आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, अर्नियस वाला है ना, अर्नियस वाला कौन सा भाई, K इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे A लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे ई ए यूज करते हो, R यूज करते हो। एनर्जी की बात चल रही है, R की वैल्यू कौन सी यूज होगी, 8.314। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप यही कर लो, अगर यहाँ पे आप क्या करो, R इक्वल्स टू आप लिख दो R बराबर, है ना, R बराबर वॉल्यूम तो लीटर में ले लो, वॉल्यूम लीटर में ले लो, बट प्रेशर आपने बार में ले लिया, वॉल्यूम लीटर में प्रेशर बार में, तो वॉल्यूम R की वैल्यू आ जाएगी 0.08314 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। सेम, पर मोल पर केल्विन। तो ये आपके सामने कंप्लीट है कि हम R की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं। तो बोलो समझ में आ गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, टेम्परेचर की तो नॉर्मल चीज है। टेम्परेचर को मैं क्या बताऊं, है ना, टेम्परेचर को क्या ही बताना है। तो टेम्परेचर आप यूज करोगे किसमें, हमेशा केल्विन में। किसमें यूज करोगे, केल्विन में। और इसकी यूनिट कन्वर्जन तो मेरे को बतानी भी नहीं चाहिए। तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है, आप ऐड कर देना 273.15 0.15 एक्यूरेसी के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर बिल्कुल एक्यूरेट चाहते हो, वरना 273 ऐड कर देना। टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा किस में यूज करना है, हमेशा केल्विन में यूज करना है। ये बात आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए। अब आते हैं अपने मेन काम की तरफ, जिसके लिए मैंने ये इक्वेशन आपको पढ़ाई है, जिसके लिए मैंने सारी यूनिट बताई है। इस काम की तरफ आते हैं, और वो काम क्या है, हमें वॉल्यूम और मोल का रिलेशन चाहिए। हमें वॉल्यूम और मोल का रिलेशन चाहिए, तभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो निकलेगा आज मोल और वॉल्यूम का रिलेशन कैसे। अगर मैं फॉर 1 मोल बात करता हूं, मैं लिख दूं आज यहाँ पे फॉर 1 मोल at STP. What is STP? Standard temperature and pressure. तो standard temperature and pressure आपका क्या होता है, तो प्रेशर आपका स्टैंडर्ड माना जाता था 1 atm। 1 atm आप स्टैंडर्ड प्रेशर लेते थे और टेम्परेचर आप स्टैंडर्ड लेते थे कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। इतनी चीजें आप यहाँ पे लिया करते थे। ये था आपका ओल्ड कन्वेंशन, लाइक सिद्धू मूसेवाला ओल्ड स्कूल। तो ये था आपका ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है, ठीक। अभी न्यू कन्वेंशन में क्या हुआ है, न्यू कन्वेंशन को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो वो बोलता है कि आप प्रेशर एक्चुअली लीजिए आप 1 बार,
प्रेशर आपको 1 बार लेना चाहिए और टेम्परेचर आपको कांस्टेंट लेना चाहिए। टेम्परेचर आपको क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। जैसे कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, वहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लिखा है वो 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन को लेके चलते हैं। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका अलग कॉन्सेप्ट में अलग होगा, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब अब ये डिफाइन कर दिया गया, इट इज न्यू कन्वेंशन, इट इज ओल्ड कन्वेंशन। तो मोल कंसेप्ट में तो हम स्टैंडर्ड यही लेके चलेंगे। आपका ये वाला जो कांस्टेंट है इलेक्ट्रो में अलग आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपको मेन याद रखना है व्हाट इज एसटीपी। एसटीपी अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन इज प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। न्यू कन्वेंशन प्रेशर 1 बार एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर 1 बार लेना है। बट हम समझते हैं वॉल्यूम से क्या रिलेशन है सर इसका। वॉल्यूम से ये रिलेशन होगा, वॉल्यूम से ये रिलेशन होगा। आप देखिए PV इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा, PV इक्वल्स टू एनआरटी आपने पढ़ा, हाँ पढ़ा। तो यहां पे STP फॉर 1 मोल, 1 मोल का मतलब N की वैल्यू क्या हो गई? N की वैल्यू हो गई 1, N की वैल्यू हो गई 1। अब आपको वॉल्यूम निकालना है और इसको मैं मोलर वॉल्यूम बोल रहा हूं। मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जैसे मोलर मास इज वॉल्यूम फॉर 1 मोलर मास इज मास फॉर 1 मोल, मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम फॉर 1 मोल। अब यहां पे आप क्या करोगे? V मोलर इज इक्वल्स टू N की वैल्यू 1 है, RT/P। क्या लिखोगे? RT/P। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशंस, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशंस R की वैल्यू क्या लेनी है? R की वैल्यू क्या लेनी है? प्रेशर किस में लोगे? ATM में। प्रेशर अगर ATM में है तो R की वैल्यू आएगी 0.0821 और टेम्परेचर आप कितना लोगे? 273 डिवाइड बाय 1 atm। तो यहां से आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी? Vm दैट इज मोलर वॉल्यूम। क्या होगी? मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा वो होगा 22.4 लीटर। तो आप लोग बोल सकते हैं किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, कौन से स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm पे तुम्हारा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी 1 मोल गैस। 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। अब देखते हैं न्यू कन्वेंशंस में क्या होगा। न्यू कन्वेंशन में क्या हुआ है? प्रेशर की यूनिट चेंज हुई है और प्रेशर चेंज हुआ है, इसका मतलब तुम्हारी वॉल्यूम भी 100% चेंज हुई होगी। PV इक्वल्स टू एनआरटी हमें पता है। N की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे, 1 मोल की बात चल रही है। V हमारा Vm हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम। और यहां पे मैं बोलूं Vm किसके इक्वल आएगा? Vm आएगा RT/P, सेम है ना। अब R की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं प्रेशर यहां पे कौन सी यूनिट में लूंगा? बार में। प्रेशर किस में लूंगा? बार। और कितने बार पे? 1 बार। तो यहां से मेरे R की वैल्यू आएगी 0.08314, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 बार। और यहां से आपकी जो मोलर वॉल्यूम आएगी वो होगी 22.7 लीटर। तो आपको एक कमाल की लाजवाब बात पता लगी जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहीं तो 22.4 लिखा है, कहीं 22.7 लिखा है। एक्चुअल में सही क्या है? दोनों सही है। किस बात पे? कंडीशंस अलग हैं। कौन सी कंडीशन अलग है? इसमें मैंने जो प्रेशर लिया है वो 1 बार है और ये मेरी न्यू कन्वेंशंस है। अगर आज के जमाने में बोलूं तो मेरी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.7 लीटर ही होनी चाहिए। बट कई किताबों में आज भी ओल्ड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखे हैं जो कि क्या है? 22.4 लीटर। तो आप पुरानी चीजें भी जानते हैं और नई चीजें भी जानते हैं और दोनों चीजों को आप अब अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। आप क्या लिखोगे? आप यहां से लिख सकते हो कि वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मेरी 2 आ सकती है। 22.4 कब आएगी? 22.4 कब आएगी? जब प्रेशर 1 atm होगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन। और यहां पे 22.7 कब आएगी? जब प्रेशर आपका 1 बार होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशंस। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट मैंने अब यहां पे लिख दिया है। तो अब आप मोल को कितनी जगह रिलेट कर सकते हो? मोल को कितनी जगह से रिलेट कर सकते हो? अब आप बोल सकते हो 1 मोल का मतलब है Na पार्टिकल्स,
अब आप ये पता कर सकते हो, आपको पता लग चुका है, Na की वैल्यू भी पता है। उसके बाद मास कितना आएगा तो बोल सकते हैं मोलर मास। अगर एटम हुए तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल हुए तो क्या बोलेंगे। और वॉल्यूम मैं इस वाली को लिखूंगा बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशंस 22.7 लीटर आ जाएगी। पर मैं बता रहा हूं कई किताबों में अब भी ओल्ड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। तो अगर इसका मल्टीपल आ जाए और प्रेशर 1 atm हो तो ये ले लेना, प्रेशर 1 बार हो तो ये ले लेना। अब आपको एक्चुअल रिजल्ट पता है, रीजन पता है कि कब कौन सा रिजल्ट आएगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये बात पूछ लूँ आपसे, ये बात पूछ लूँ कि भाई एक मोल, इसको देखना बहुत अच्छे समझना, एक मोल मेरा किसके इक्वल है 22.7 लीटर के। एक लीटर में कितने मोल आएंगे, एक मोल एक लीटर में आएंगे 1 डिवाइड बाई 22.7 मोल। और अगर मेरे पास 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर वॉल्यूम आ जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक आ जाए तो मैं उसमें मोल्स निकाल सकता हूँ। कैसे, 1 लीटर में इतनी है, मेरे पास कुछ V वॉल्यूम आ गई तो उसे लिख सकते हैं V डिवाइड बाय 22.7। इतने मोल्स मेरे पे होंगे V वॉल्यूम में एट STP। तो अब मैं अपने मोल जंक्शन से तीनों दिशाओं में जाने वाली गाड़ियों को समझ सकता हूं। किधर जाएंगी, मास की तरफ जाएंगे, मास की तरफ जा सकते हैं, है ना। उसके बाद और कहां जा सकते हैं, तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जा सकते हैं और वॉल्यूम की तरफ भी जा सकते हैं। तो मोल रहा तुम्हारा ये बीच का स्टेशन है, बीच का जंक्शन है। स्टेशन क्यों बोलूंगा इसे जंक्शन बोलेंगे। मोल बीच में बैठा हुआ जंक्शन है जिससे गाड़ी इधर जा सकती है, गाड़ी यहाँ से वापस भी आ सकती है, गाड़ी इधर भी जा सकती है, गाड़ी वापस भी आ सकती है। एंड सेम थिंग इज इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। इधर वाले स्टेशन पे बैठा है मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। नंबर ऑफ पार्टिकल से वापस आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा Na से। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे अगर वॉल्यूम है, ये वाले स्टेशन का नाम वॉल्यूम है, तो आप क्या समझ सकते हो, मोल से वॉल्यूम की तरफ जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.7 से। वॉल्यूम से मोल्स आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 22.7 से। सिमिलरली अगर मोल से मास की तरफ आना है, मोल से मास की तरफ आना है तो देखो मैं इसे क्या कर रहा हूं, इधर जाना है तो ये है, वापस आना है तो ये है। मोल से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई है, वापस आना है तो डिवाइड है। अब मोल देके मास पूछेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से, इधर जाना है तो मल्टीप्लाई, और मोल की तरफ आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। दैट इज ऑल। ये आपका कंप्लीट मोल कंसेप्ट है। इतनी बात समझ में आती है, बाकी तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। वाकई क्या है, इसकी एप्लीकेशन है, ये चीजें यूज करोगे। बट ये कहां से आई, इसमें हर एक चीज का क्या मतलब है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब करते हैं अपने मोल वाले कॉन्सेप्ट पे। मोल वाले कॉन्सेप्ट्स पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा भी देता हूं आपको। क्वेश्चंस ये दिख रहे हैं, क्वेश्चंस, वेरी गुड। अब ये क्या है, आपको अब ये सोल्व करने। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट कंटेन 10 Na ऑक्सीजन एटम। अब मैं बहुत सिंपल वाले नहीं करवाने वाला कि तुम्हें कितना 44.8 लीटर वॉल्यूम दे दो, मोल्स पूछ लो ना। दो तीन चीजें रिलेट करो, जो बेसिक सी चीजें सीखी हैं बेशक, पर 2-3 चीजें रिलेट करो। क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट कंटेन 10 Na ऑक्सीजन एटम एट STP। सिंपल बात। अब यहां से क्या समझना है कि मेरे पास CO2 है और इस CO2 में आपके क्या है, 10 Na ऑक्सीजन एटम है, 10 Na ऑक्सीजन एटम है। तो अब 10 Na का मतलब क्या होता है, एक Na अगर मेरे पास एटम है तो 1 मोल है, 10 Na है तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम है। 10 मोल ऑक्सीजन एटम मेरे पास है। अगर मेरे पास 10 मोल ऑक्सीजन एटम है तो मेरे पास CO2 कितनी होगी, तो मेरे पास CO2 कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा 1 मोल CO2 में 2 मोल
ऑक्सीजन एटम होंगे। आप ये बात लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। 1 मोल ऑक्सीजन एटम अगर आपके पास आ जाएं तो CO2 कितने मोल आएगा? बोलोगे 1/2 मोल, बोलोगे 1/2 मोल ऑफ CO2। अगर आपके पास 10 मोल्स हैं, आपके पास 10 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर 5 मोल CO2 की बात चल रही है। कितने मोल की बात चल रही है? 5 मोल CO2 की। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एटॉमिक एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल, एटम के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ये सारी बातें यहाँ पे हैं। अब 5 मोल अगर आपके पास CO2 है तो हमें पता है STP पे 1 मोल जो है वो 22.7 लीटर वॉल्यूम बनाती है। 1 मोल 22.7 लीटर बनाती है। तो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं? 5। तो 5 मोल कितने बनाएंगे? आंसर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर पाइए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर पाइए। कर लोगे? बोलो, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 90.8 लीटर ऑफ 90.8 लीटर SO3 एट STP। हमारे पास SO3 गैस है, कितनी है? 90.8 लीटर है। कितने एटम होंगे? इसे आप बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसको समझो। आप बोलोगे, देखो मैं फटाफट कर रहा हूं यार, है ना। 90, फटाफट तो जब करूंगा तो पेन चलेगा। 90.8 लीटर SO3। आप बताओ मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स आप लिखोगे गिवन वॉल्यूम दैट इज 90.8 डिवाइड बाय 22.4। अब आपको मैं 22.4 क्यों ले रहा हूं? मैंने ये क्वेश्चन अलग से इसलिए डाला है कि अगर आपका मल्टीपल 22.4 में है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी STP था, वो भी किसी ज़माने में STP था ओल्ड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप 22.4 ले लीजिए। मुझे मल्टीपल दिख रहा है, मुझे लग रहा है मल्टीपल हो ना, बाकी बात अलग है। तो ये 22 से कितनी बार जाएगा? अराउंड 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से मोल्स आ गए आपके 4 मोल। कितने आ गए? मोल्स इक्वल्स टू 4। 4 मोल आपके पास हैं। अगर आपके पास 4 मोल SO3 है, 4 मोल SO3 आपके पास है, तो एटम कितने होंगे? तो आप बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हो, 1 मोल में 4 एटम हैं एक सल्फर का, 1 मोल में 4 Na एटम हैं, 4 Na एटम हैं, एक सल्फर की वजह से 1 Na और 3 ऑक्सीजन की वजह से। तो 4 मोल में कितने होंगे? आंसर आ जाएगा 1 मोल में 4 Na, 4 मोल में होंगे 16 Na एटम। तो यहां पे लिखूंगा 4 मोल, 4 मोल में कितने होंगे? दैट इज 16 Na एटम। बोलो 4 मोल कहां से आया? वॉल्यूम मेरे को 90.8 दी थी इसलिए आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ, मिटाने में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा। ये मिटा, ये मिटा, सब मिटा दूंगा मैं आज। चलो हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O एट STP। 1.8 लीटर H2O STP अगर मेरे पास है तो नंबर ऑफ एटम बताने हैं। अगर तुम लोगों ने इसमें 22.4 या 22.7 वाला फॉर्मूला लगा दिया है तो आप लोग मेरी तरफ से अपने आप को एक चाटा मारो, क्योंकि यहाँ पे साइड में क्या लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये लिखा हुआ है लिक्विड। और जो ये मैंने रिलेशन बताया था, ये रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था किसके लिए है, किसके लिए सारी कहानी हुई है। इट इज फॉर गैसियस एटम, इट इज फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। यहाँ पे H2 आपका लिक्विड फॉर्म में है, मतलब आपका ये वाला फॉर्मूला 22.7 22.4 नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 1.8 लीटर H2O दिया है, मतलब आपके पास वॉल्यूम है, क्या है, V इक्वल्स टू 1.8 लीटर, ये आपके पास है। ठीक है, अब ये क्या है, पानी है। पानी है तो हमें पता है पानी की डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml ये होती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से
ये क्या है मेरी डेंसिटी, क्या है 1 ग्राम पर ml है। डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml है तो आप मास निकाल सकते हो। मास क्या आएगा, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास आ जाएगा मेरा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 1.1 हाँ, तो यहाँ से मैं इसे लीटर से किस में कर लूँगा, पहले लीटर से मिलीलीटर में कर लूँगा, और वो कितना आएगा 1800 ml, है ना। इसे मिलीलीटर में कर लेना भाई। तो यहाँ से आपका कितने आ जाएगा, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। आपकी वॉल्यूम कितनी है 1800 ml, तो यहाँ से आपका मास आ जाएगा 1800 ग्राम। अगर आपके पास मास है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं, वॉल्यूम मास है तो मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम तो हमारे पास थी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास मास है ना, तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 1800, मोलर मास कितना है 18। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 100 मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 100 मोल। और मेरे से नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, अगर मेरे पास 100 मोल है, अगर मेरे पास 100 मोल है पानी के, तो कितने एटम होंगे, एक पानी में 1 H2O में तुम्हारे 3 एटम हैं, 1 मोल में तुम्हारे 3 मोल एटम होंगे। 100 मोल में तुम्हारे कितने आएंगे, आंसर है 300 मोल। आंसर क्या होना चाहिए, 300 मल्टीप्लाई Na एटम्स होंगे 1.8 लीटर पानी में। तो ये है आपका कंप्लीट कंक्लूजन। वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेंगे, मास से कैसे रिलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेट करेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद हम चलेंगे मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल को सीखने के बाद एवरेज मास, एवरेज मोलिकुलर मास, वेपर डेंसिटी की तरफ। तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर आए पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय।